नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। देश दुनिया की खबरों से लगाकर प्रदेश की खबरें भी देखेंगे, लेकिन पहले चलिए शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटका से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में सियासत का पारा हाई है। दिन भर भाजपा की चुनावी रैलियों के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन आज दाखिल किया गया। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीपा भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में 40 लोगों के नाम शामिल किए हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की। कुल 224 सीटों में से 222 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है अपराधीकरण। साथ ही कांग्रेस के कोई भी नेताओं वे नेता नहीं हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एटीएम को चलाने वाले इन लोग हैं। ये कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि देश को 2047 तक नशा मुक्त करने को लेकर के हम सब प्रतिबद्ध हैं और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये हम सब के ख्याल में होना चाहिए कि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत ड्रग फ्री स्टेट होना चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, नशे के खिलाफ लड़ाई में सबको साथ रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट का मुकाबला करने के लिए राज्य के नारकोटिक्स अधिकारियों को लगातार सेंट्रल एजेंसियों के संपर्क में रहना होगा। पुनर्वसन और जन जागरूकता अभियान से भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ पकड़ने के काम में लगे रहेंगे तो सकारात्मक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अगर हम पुनर्वसन, जो आदत जिनको पड़ गई है, समाज कल्याण विभाग के कैंप्स के अंदर इसको एक बार ड्रग फ्री व्यक्ति बनाना और इसके साथ साथ जन जागरण में अगर हम अपने आप को जोड़ेंगे तो इसके लिए बहुत। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा यूटर्न ले लिया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए कांग्रेस ने अपनी सालों पुरानी नीति को बदला है। खास रिपोर्ट देखिए। जातिगत जनगणना के खिलाफ थे नेहरू, जातिगत जनगणना के खिलाफ थी इंदिरा गांधी, जातिगत जनगणना के खिलाफ थे राजीव गांधी। लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने ले लिया है बड़ा यू टर्न। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, यानी कि जिसका नेहरू ने विरोध किया, इंदिरा ने विरोध किया, राजीव गांधी ने विरोध किया, सोनिया, राहुल और प्रियंका उसी का समर्थन कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और इसी मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। देश में पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश सरकार की साजिश बताया। 1951 में संसद में जातिगत जनगणना पर पहली बार चर्चा हुई। पंडित नेहरू और सरकार पटेल ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तो 1961 में राज्यों के सीएम को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखे जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण को अनुचित ठहराया था। उन्होंने कहा था, जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं
तो सक्षम लोगों और दक्षता का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्र में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का बने। नेहरू युग के बाद भी जातिगत जनगणना बरकरार रहा। इंदिरा सरकार और राजीव सरकार ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया। यूपीए 2 सरकार के दौरान भी जातिगत जनगणना को लेकर जमकर माथापच्ची हुई। जातिगत जनगणना न करवाने का फैसला सही है या नहीं, इस मुद्दे पर मनमोहन सरकार में खूब चर्चा हुई और आखिरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े न जारी करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब अचानक कांग्रेस के रुख में बदलाव आ गया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना को सही बता रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करना चाहती है। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू समेत कई दल जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। इस मुद्दे पर खत भी लिखा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी नीति बदल ली है? आजादी के बाद से ही कांग्रेस जातिगत आधार पर जनगणना का विरोधी रही है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां अलग है। आज कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में सत्ता की ललक और विपक्ष को एकजुट करने की मजबूरी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है बल्कि अपना देश भारत है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा आबादी भारत में होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों ने अपनी मुहर लगा दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सदियों से चीन ही आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर था, मगर अब उसका तिलिस्म तोड़ दिया है भारत ने। UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों से पता चला है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अब देश में चीन के मुकाबले करीब 2.9 मिलियन ज्यादा आबादी है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर भी घटकर माइनस में दर्ज की गई है। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंटीग्रेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। एक हम ये भी कह सकते हैं, यदि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे कहीं तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या का लाभ भारत उठा सकता है, उठा रहा है। वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में, क्योंकि हमारे पास असंख्य जनसंख्या, हम कह सकते हैं कि अभी यंग पॉपुलेशन है। हम इसका अगले 30 वर्षों में इस्तेमाल यदि प्रॉपरली करते हैं तो भारत आर्थिक रूप से इसका लाभ उठा सकता है। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68 और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। अब हालात ये हैं कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर ये भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है, वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है। भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। जहां तक अवसर की बात है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि किसी भी देश की जो वास्तविक संपदा होती है वो उस देश की आबादी होती है। किंतु ऐसी आबादी जो शिक्षित हो, जो कुशल हो, जो भावना प्रधान हो
और ऐसी स्थिति में वो आबादी हो कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। सभी जान रहे इस बात को कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी विकास दर दुनिया की कह सकते हैं सबसे तेज रफ्तार है। तो ऐसी स्थिति को बनाए रखने में कि तेज रफ्तार बनी रहे विकास की गति। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना और जारी करना शुरू कर दिया था। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सेना से चीन से लगी एलएसी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है, क्योंकि पीएलए सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह शांति और स्थिरता देख रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय सेना की ओर से चलाए गए अभियानों के बाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले किए गए। इस दौरान नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इसके लिए 6003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023-24 से 2030 से 31 तक का इसकी समय सीमा है। इस दौरान सिनेमेटोग्राफ एक्ट पर 2023 को लेकर के बड़ा फैसला किया गया। अनुराग ठाकुर ने इससे लेकर जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म जगत कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। तो वहीं अतीक अहमद